हम लोग के चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान प्रथम भाग्य। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है हम लोग का स्रोत। भारत में आए यात्रियों के लेख तथा दरबारी कवियों के वितराग इस काल की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मार्को पोलो। निक्टिन और इम्बुतान जाने पहचाने विदेशी यात्री थे जो भारत भ्रमण पर आए तथा उन्होंने अलग अलग सुल्तानों के व्यक्तित्व तथा शासन के विषय में बहुत कुछ लिखा है। मतलब जो भारत के भ्रमण लोग थे वो आए थे भारत में और उन्होंने भारत के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। जिलाउद्दीन बनी मिहाज उस सिराज और शम्स ए सिराज आफिफ कुछ महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। इनके नाम हैं जो लिखे गए हैं इसमें। उन्होंने सुल्तान के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन तथा दरबार गतिविधियों को विषय में विस्तृत वर्णन किया है। मिहाज उल्लाउद द्वारा रचित तख्त ए निसीर इस्लामी संसार के इतिहास के वर्णन किया गया है। इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 और 1290 ईस्वी तक बताइए। इसमें इस वंश के शासक गुलाम या ममलुक सुल्तान कहते हैं। जो इस वंश के शासक हैं उसे गुलाम या ममलुक सुल्तान कहते हैं। ममलुक एक अरबी भाषा है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि ममलुक एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ है स्वामित्व। इल्तुतमिश और बलबन कुतुबुद्दीन के गुलाम थे। जो इल्तुतमिश थे वो बलबन कुतुबुद्दीन के गुलाम थे जो स्वयं मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जो इसमें बताया जा रहा है इल्तुतमिश थे वो बलबन कुतुबुद्दीन के गुलाम थे और जो स्वयं मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का भी गुलाम था। इसके बाद हम लोग का तीसरा टॉपिक है कुतुबुद्दीन सेवक 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश की स्थापना था। वह मोहम्मद गोरी के सेनापति था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसने भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा विजित क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। जो कुतुबुद्दीन था वो भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा विजित क्षेत्रों में शासन किया करता था। इस प्रकार के एक गुलाम शासक बन गया। वह उदार सुल्तान था। मतलब वो दयालु था और उदार सुल्तान था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए तथा अपनी संपत्ति को एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दान दे दिया। जो इसमें बताया जा रहा है कि जो वह बहुत दयालु मतलब था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई विकार करवाए थे उसने। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हम लोग का समुद्दीन इल्तुतमिश 12 से 11 ईस्वी से लेकर 12 से 36 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन के पश्चात इल्तुतमिश ने शासन की बागडोर संभाली। जो कुतुबुद्दीन था उनके मतलब मर जाने के पश्चात इल्तुतमिश ने शासन की बागडोर संभाली थी। मतलब उसकी प्रजा को संभाला था। उसे ही दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक स्थापना माना जाता है। उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आई, कठिनाइयाँ आई, परेशानियाँ आई, इट मीन्स प्रॉब्लम आई। उसने सभी चुनौतियों को डटकर सामना किया और बहुत ही मतलब वो सारी चुनौतियों को डटकर सामना किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल डाला। जो उसके प्रतिद्वंद्वी थे उनको कुचल डाला। जो उनके दुश्मन थे उसने कुचल डाला। मंगलों के स्वाभाविक आक्रमणों से राज्य की रक्षा हेतु उसने उत्तर पश्चिम सीमा में सुरक्षा व्यवस्था संरचित की। वो जो था वो उत्तर और पश्चिम दिशा में उसने मतलब आक्रमण करने के लिए मतलब मना कर दिया था। उसने सुरक्षा की व्यवस्था लगा दी थी। उसने अपने राज्य का पूर्व में बंगाल तक व पश्चिम में सिंधी तक विस्तार किया, जिसके दिल्ली में सल्तनत को एक मजबूत आधार मिला है, जिसे उसे एक बहुत ही अधूर आधार मिला है। सर्वप्रथम तुर्की शासन इल्तुतमिश ने ही सभी अरबी
शिलालेखों वाले सिक्कों का चलन प्रारंभ किया है और अपने ससुर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किए गए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी इल्तुतमिश ने ही संपन्न करा। जो उसके ससुर थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन, उनके प्रारंभ में वह कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने भी। इल्तुतमिश ने जो था वही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। सन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और जो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है हिंदुस्तान का सुल्तान। सन 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा में इल्तुतमिश को एक सामना पत्र भेजा जिसमें उसे हिंदुस्तान की सुल्तान की उपाधि दी गई थी। मतलब जो 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे इल्तुतमिश, उन्होंने एक उनके पास सुल्तान के पास उपाधि भेजी दी गई थी। मतलब उनके पास कोई पत्र लिख के भेजा गया था। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है रजिया सुल्तान। 1226 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक इस इल्तुतमिश के कई पुत्र थे। जो इल्तुतमिश थे उसके कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी शासन व्यवस्था संभालने के योग्य नहीं था। मतलब जो उनके बच्चे थे उनमें कोई भी शासन योग संभालने के नहीं था, काबिल नहीं था। इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को राज्य उत्तराधिकार घोषित किया। जो उसकी पुत्री थी रजिया, उसे उसने शासन संभालने का बात को घोषित किया। रजिया अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य तथा प्रशिक्षित थी। ओहदेदार एक स्त्री के राज्य सौंप जाने के निर्णय में नासूस थे। ऐसा उसके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। अंत इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया, किंतु फिरोज शाह अपना अधिकतर समय भोग विशाल में व्यतीत करता था। उसके समय दिल्ली में अराजकता फैल गई तथा कानून व्यवस्था पूर्णतः भंग हो गया। रजिया ने प्रजा और कुछ सैन्य नेताएं समर्थक प्राप्त की और जल्दी ही दिल्ली के तख्त पर अधिपति स्थापित करने में सफल हो गई। मतलब वो बहुत अच्छा काम किया और वो बहुत ही जल्दी अधिपति स्थापित हो गई। मतलब वो बहुत ही जल्दी मशहूर हो गई। इसके बाद हम लोग का चैप्टर है नसीरुद्दीन। 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक रजिया की मृत्यु के पश्चात बलबन की गद्दी पर बैठने जो रजिया थे उनके मर जाने के बाद गद्दी पर बैठने के पूर्व कई शासक दिल्ली में गद्दी पर बैठे, लेकिन सभी निर्बल एवं इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के योग्य सिद्ध हुए। इस सभी शासकों में इल्तुतमिश का एक अन्य पुत्र नसीरुद्दीन भी सबसे लंबे समय तक अर्थात 1246 से 1266 ईस्वी शासन करने के सफल रहा। लेकिन वह भी राज्य का ताकतवर ओहदेदार के हाथ कठपुतली बन गया। जो राज्य के ताकतवर ओहदेदार थे उनके हाथों वह कठपुतली बन गया, वो बिक गया। उसने गद्दारी की थी तो वह बिक गया उनके हाथों। बलबन, इसके बाद हम लोग का है बलबन। 1266 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक बलबन इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह एक रेंकुश शासक था जिसके साम्राज्य में गर्मियापन हासिल किया। उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। जो उसका पूरा नाम था उसका गयासुद्दीन बलबन था। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है कुछ विशेषताएं उपलब्धियां। बलबन शासक को पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि मानता था, इसलिए उसने शासक की शक्तिशाली को अपने अनुसार एक शासक को अपने पद पर गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इसलिए वह अपने ओहदेदार से हमेशा दूरी बनाए रखता था। वो जो उसके ओहदेदार थे इसलिए वह उससे हमेशा दूरी बनाए रखता था। वह चाहता था कि लोग सुल्तान की सहायता की आशा रखें और सुल्तान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन की फारसी रीतियों सिजाद घटनाओं के बल बैठकर
सुल्तान के सामने सिर झुकाना तथा पाइबोस पेट में बल लेकर सुल्तान के पैरों पर चूमना शुरू की। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है खिलजी वंश। 1290 ईस्वी से लेकर 1220 ईस्वी तक बलबन के बाद के शासक कमजोर सिद्ध हुए। अंत 1290 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत खिलजी वंश के शासकों के हाथों में चली गई। इसके बाद हम लोग है जलालुद्दीन फिरोजा खिलजी 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना था। जो जलालुद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का संस्थापक था, लेकिन वह एक बहुत बड़ी कमजोर शासक था। जिस समय वह शासक बना उस समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। जो खिलजी वंश था, जलालुद्दीन खिलजी था, वो जब शासक बना तो उसकी उम्र केवल 70 वर्ष की थी। उसके मंगलों शासकों के साथ नरमी बरती तथा अपने पुत्री का विवाह एक मंगोल शासक उलुग खान के साथ कर दिया। जो उसकी पुत्री की शादी हुई उसने उलुग खान के साथ उसका विवाह कर दिया। वह अपने शासक काल के दौरान कानून और व्यवस्था बनाकर नहीं रख सका। 6 वर्ष की बहुत संक्षिप्त शासक काल के पश्चात सन 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। जो उसके दामाद थे, भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दी। जो अलाउद्दीन थे उसकी हत्या कर दी थी उसने, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। वह युद्ध कला में निपुण और एक महत्वाकांक्षी शासक था। सत्ता में आने के पश्चात उसने भारत में जल्दी ही एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है साम्राज्य। संपूर्ण भारत में अपना नियंत्रित स्थापित करने के लिए उसने गुजरात और मलवा आक्रमण किया तथा उसे जीत हासिल की। इसमें भारत का भी नक्शा बनाया गया है, जिसमें बताया गया भारत के अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य 13 से 16 ईस्वी तक का, मतलब इनका साम्राज्य बताया गया है इसमें कहाँ से कहाँ तक। अरब सागर से लेके और संभर्त अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य मालिक काफूर का कुछ मार्ग द्वारा होने वाली व्यापार या नियंत्रित रखने के लिए समुद्री पत्तनों नियंत्रणों का आवश्यक था। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन के पूर्व कृषि योग्य भूमि पैमाइश करवाई। कृषि भूमि उसकी उपयोगिता के अनुसार विभिन्न श्रेणी विभाजित किए गए। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है सैन्य सुधार। राजस्व सुधार। उसके पास काफी धन एकत्रित हो गया था। उसने इस धन का योग्य उपयोग करने के लिए विशाल सेना का निर्माण किया। वह अपने सैनिक को नगद वेतन देता, वहां सैनिकों के दाग लगे घोड़े देता तथा ताकि घाटियों किस्म के घोड़े उनको कोई बदल ना सके। वो ऐसा घोड़ा बांटता था जिसे वो कोई बदल ना सके। उसके शरीर पे निशान रहता था, जिसको देता था उसके घोड़े के शरीर पे निशान रहा करता था। तुगलक वंश 1220 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश सबसे महत्वपूर्ण वंशों में से एक था। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात अधिकांश संबंधी युद्ध आरंभ हो गया। खुसरो मालिक खिलजी वंश की अंतिम शासक था। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है गयासुद्दीन तुगलक 1220 ईस्वी से लेकर 1225 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक एक अनुभवी शासक था। उसे राजद्रोहियों को कुचल दिया तथा सल्तनत को एक बहुत आधार प्रदान किया। उसने साम्राज्य की सीमा विस्तार किया। वह एक प्रशासन दिया। उसने राज्य की शांति व समृद्धि का विस्तार हुआ। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक एक शक्तिशाली शासक था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। वह एक महान विद्यापन व उच्च विशालशील व्यक्ति था, जिसके कई
योजनाएं बनाई गई थी, उसकी कई योजनाएं बनाई गई थी। एक उत्तर अफ्रीका यात्री प्रोटीन वितरतों हमें उसके शासनकाल में विषय में बहुत सी जानकारी मिली है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है उसके शासनकाल और महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें बताया गया है उसके शासनकाल के और महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला है दोआब की कर नीति, दूसरा है राजधानी परिवर्तन, तीसरा है टोकन संकेत मुद्रा का उपयोग और चौथा है अजीत की महत्वाकांक्षी योजनाएं। पहला हम लोग का दोआब की कर नीति। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह संपूर्ण भारत में शासन करना चाहता था। ऐसे करने के लिए उसे एक बड़ी सेना का आवश्यकता था। उसने दोआब क्षेत्र में भूमिका विदित कर दी। इसके बाद हम लोग का दूसरा है सन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी बनाने का आक्रमण से अधिक सुरक्षित रहेगा। उसके साथ ही साथ राज्य के केंद्र के स्थित होने वाले कारण इस स्थान की शासन व्यवस्था में यात्रा के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराई। तीसरा हम लोग का है टोकन संकेत मुद्रा का उपयोग। सन 1329 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक टोकन संकेत मुद्रा शुरुआत की। उस समय चांदी के सिक्के जिसे टंका कहा जाता था, उस समय के चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था, प्रचलन में थे। लेकिन चांदी का सरलता उपलब्ध न होने के कारण सुल्तान ने दैनिक प्रयोग के पीतल के तांबे निर्मित सिक्के ढलाने के आदेश दे दिए। चौथा हम लोग का है जीत की महत्वाकांक्षी योजनाएं। सुल्तान के मध्य एशिया को जीतने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया गया। सैनिक को प्रेरित करने के लिए उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का अपना कोई पुत्र नहीं था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका कोई अपना पुत्र नहीं था। इसके पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। उसे इतिहास के लिए एक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। जो उसका भाई था, मतलब चचेरा भाई था, वो फिरोजाबाद तुगलक गद्दी में बैठा। उसे आज भी इतिहास में सुधार के लिए याद किया जाता है। उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक तालाबों, नहरों, कुआओं, अस्पतालों और सराय आदि का निर्माण कराया। उसने कई चीज़ों की निर्माण कराई है। तालाबों, नहरों, कुआं, अस्पतालों और सराय का भी निर्माण करवाया है। उसने हिरास, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना कराई। उसने बहुत सारे नगरों की स्थापना भी कराई है। उसने अनेक विद्यालयों की स्थापना कराई तथा संस्कृत ग्रंथों में फारसी उर्दू का अनुवाद कराया। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है तैमूर का आक्रमण। तैमूरलंग मध्य एशिया स्थित में एक विशाल साम्राज्य वक्त का शासक था। वह एक संपत्ति लूटने तथा इल्माश में फैलने उद्देश्य के भारत में आया हुआ था। वह जानता था कि भारतीय शासक बहुत कमजोर है, मतलब उसे लगा था कि भारतीय शासक बहुत ही कमजोर है। वह भारत में एक आंधी के समान आया और विनाश करके लौट गया। वो एक जब था वो बहुत ही मतलब आंधी की तरह आया और पूरे मतलब भारत को विनाश करके चला गया, बर्बाद करके चला गया। वह भारत को उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तथा दिल्ली के लूटा। उसने सेना के हजारों लोगों को कुचल दिया।